सीखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे और उसके वीडियो के लास्ट में हम एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो इन जनरल मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर एक एक्सेलरेटर लगा होता है। एक्सेलरेटर जो होता है वो क्या काम करता है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है और कम करता है। सही बात है, जब हम रास्ता सुना होता है तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं और जब भीड़ बढ़ाता होता है तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं। तो जो एक्सेलरेटर होता है वो अपनी गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा करता है। तो बिल्कुल एक्सेलरेशन भी इसी से मिलता जुलता है। हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेटर से एक्सेलरेशन आया है या एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटर आया है, दोनों बात एक ही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन होता है आपके चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब A इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। सही बात, इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूं, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ये सारे मोशन के पैरामीटर है। इट मींस ये मोशन के बारे में हमको बताते हैं। अब मोशन जो खुद है वो खुद एक रिलेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मोशन जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बताने कि वो मोशन में है या रेस्ट में, तो हमें एक फ्रेम लेना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, जिसके बेस पर हमें बता सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी के खुद मोशन के पैरामीटर हैं जो हमें मोशन के बारे में बताते हैं, तो इन्हें डिफाइन करने के लिए भी एक फ्रेम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम टाइम को लेते हैं, जैसे वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है उनके रेशियो का वेलोसिटी बोलेंगे। उसी तरीके से एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट की टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, इन दोनों के रेशियो को आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन बना देता हूं मैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही बात है। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन होती है इसकी L/T-2। ठीक, ओके, अब देखिएगा हम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, डेल्टा। अब देखिए, अगर एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, अब आगे पहला होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन सीधा सीधा है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। किसी T टाइम पर वेलोसिटी V1 तथा T2 टाइम पर वेलोसिटी V2 हो, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या होता है कि जब आपको एक पॉइंट पर निकालना होता है एग्जैक्ट, तब आप लेंगे, यहां पर आप लेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी टाइम में चेंज 0 के बराबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 के आसपास होना चाहिए, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस होना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हमको पता है कि जब स्मॉल चेंज होता है तब डेल्टा क्या बन जाता है, डीवी बन जाता है। ये देखिए आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक्सीलरेशन को लिखने का ये भी तरीका होता है, कभी कभी ये भी लिखते हैं हम, ए बराबर होता है हमारे पास में v, सॉरी इंस्टेंटेनियस क्या लिख रहा हूं मैं, dv बाई dt। अब देखिए इसको मैं ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां पे सॉल्व कर देता हूं, यहां नीचे लिख देता हूं मैं इसे, ये हो जाएगा आपके पास dx बाई dt डॉट dv अपॉन dx। dx बाई dt को मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी, तो ये हमारे पास ए इंस्टेंट हो जाएगा आपके पास v डॉट dv अपॉन dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने में ये काम आता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट है ये v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये गाड़ी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, टाइम के साथ इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और अगर ये ऑब्जेक्ट है ये वेलोसिटी से इधर भाग रहा है लेकिन इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये टाइम के साथ डी एक्सेलरेट होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, और ये उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो, और फिर ये इसकी तरफ यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ये मूव करने लग जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी, और इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाकर हम मोशन के काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इससे पहले एक नोट लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व डिनोट, स्लोप ऑफ वीटी कर्व डिनोट acceleration and area of VT curve denote displacement। slope of VT curve denote एक्सेलरेशन एंड एरिया ऑफ वीटी कर्व डिनोट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए स्लोप और एरिया जो है हम ग्राफ वाले लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी ग्राफ के अंदर दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका स्लोप, दूसरा उसका इसका एरिया। तो अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊं यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बना देता हूं, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अंदर जैसे ये एक लाइन है ये इस तरह से जा रही है। ठीक, अब ये ग्राफ जो है ये सरल रेखा का है, इसका मतलब है कि इसमें ये पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। दूसरी बात, इस ग्राफ को देखने के बारे में ये पता चलता है कि ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। अब इस ग्राफ के ग्राफ एनालिसिस भी हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी तक हमको सिर्फ ये समझना है कि स्लोप और एरिया के बारे में क्या कहना चाहता है। देखिए स्लोप होता है आपके पास में, स्लोप को बोलते हैं ढाल, क्या बोलते हैं, ढाल। तो देखिए ये जो इसकी ढाल है ना, और यहां से एक्स एक्सिस इसका जो एंगल है उसको मैं मान लेता हूं थीटा। क्या मान लेता हूं, थीटा। सपोज कोई एक पॉइंट लेता हूं मैं, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v1 और इसका टाइम है t1, और ये दूसरा पॉइंट है, इस पर इसकी वेलोसिटी v2 और इसका टाइम हो गया t2। ठीक है, ये मैंने इसको इससे जोड़ दिया, ये इसको मिल गया, तो ये पूरा ट्राइंगल बन गया। जितना एंगल यहाँ पे उसका उतना एंगल यहाँ पे होगा, सही बात है। तो देखिए अब इसका बेस क्या होगा, t2 माइनस t1, इसका ये जो बेस होगा और इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिएगा तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, v2 माइनस v1, वो बेस क्या है t2 माइनस t1। ठीक है, अब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वो कौन सा एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन,
एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्लोप है, वीटी कर्व की जो स्लोप है वो हमको क्या देती है, वीटी कर्व की जो स्लोप है उसने हमको क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एरिया की। ये वापस ग्राफ में यहां बना देता हूं। अब देखिए बी और ये टी, इधर की तरफ ये इधर की तरफ, सही बात, ये एंगल थीटा था। ठीक है, अब देखिए मुझे बता, अब मैं हमको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स या डी एक्स बाई डी टी। यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v डॉट dt। ठीक है, यानी वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन आपके किसको देगा, डिस्प्लेसमेंट को देगा। तो मल्टीप्लीकेशन ये जो एरिया है, यानी कि अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है t बराबर 0 पर, यहां से यहां तक क्या आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इस एरिया को मैं निकाल दूं, ये एरिया इसके डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, तो इसका ये एरिया क्या हो जाएगा, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2, बेस क्या हो जाएगा t और हाइट क्या हो जाएगी v, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो वीटी जो कर्व है उसका स्लोप आपको हमेशा एक्सेलरेशन देगा और उसका जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नाम से पता चल रहा है कि जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को और अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करे तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, का मतलब होता है कि व्हेन एक्सेलरेशन neither change its direction nor magnitude when acceleration neither change its direction nor magnitude, तब उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका अच्छा एग्जांपल है freely falling body, और दूसरा एग्जांपल है आपके पास vertically thrown up body। यानी कि ऊपर से नीचे किसी चीज को गिराया जाता है फ्री फॉलिंग, तो वो ऊपर से नीचे आने में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। दूसरा, अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका जाए तब भी उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त मिलती है, इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है जिससे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टोटल टाइम कितना इंटरवल है वो, और डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वो सारी चीज निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो, जो कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कैसे करेंगे मैथमेटिकली और ग्राफिकली। मैथमेटिकली और ग्राफिकली हम इनको डेराइव करना सीखेंगे, किस तरह से पूरा डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
उसके बाद में आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन ये होती है व्हेन एक्सेलरेशन either change its direction or magnitude or both with respect to time, तब ऐसे एक्सेलरेशन को आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में देखेंगे कि जब एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड करता है, तब ऐसे एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सीधा सा इसका आंसर है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यानी कि बोलते हैं कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से हमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आई होप आपके सारे जो डाउट है एक्सेलरेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, आपको रिलेशन दे रखा है t इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हमको दे रखा है जहां पर a एंड b जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हमको पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, हमको ये नहीं पता। तो देखिए t बराबर हमको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी टाइम जो है वो x का फंक्शन है। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि हमको, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2a और एक पावर कम हो जाएगी x, और यहाँ हो जाएगा ये पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा b। सही बात है। x देखिए dt अपॉन dx, देखिए वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं dx बाई dt, तो dt अपॉन dx को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन v लिख सकते हैं ना। इसको मैंने 1 अपॉन v लिख दिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन b बराबर 2ax प्लस b। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v की पावर -1 बराबर 2ax प्लस b। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब इसका वापस मैं क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में वापस डिफरेंशिएशन करूंगा इसका। तो जब मैंने इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो d अपॉन dx b की पावर -1 2, ये हो जाएगा आपके पास d अपॉन dx 2ax प्लस d अपॉन dx हो जाएगा b। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये लो सा पावर आगे आ गई, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा तो -1 तो हो जाएगा -2, और ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास dv अपॉन dx।
सही बात। उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन 2a हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा -v⁻² डॉट dv/dx इज इक्वल्स टू 2a। अब इसको इधर भेज देंगे, इसको सॉल्व करके करेंगे तो यहाँ से dv/dx की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, यहाँ से dv/dx की वैल्यू आ जाएगी -2ab²। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था, a बराबर होता है v डॉट dv/dx। ठीक है, अब dv देखिए v तो v ऐसे रहेगा, dv/dx की वैल्यू क्या होगी -2ab²। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा -2ab3। तो ये इस तरह का इसका एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल varies according to v is the function of x is equals to beta x की पावर -2n। यहाँ बीटा और कांस्टेंट है, x पोजीशन है, e टाइम है, दिखती बात है वो तो। ठीक है, हमको पूछा है फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। हमको इसका एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर इस रिलेशन से पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन है। तो देखिएगा इसमें, तो मैं v बराबर लिख रहा हूँ बीटा x की पावर -2n। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि जो वेलोसिटी इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन की क्या है, फंक्शन है। अगर मैं इसका इसी के साथ में डिफरेंशिएशन कर दूं, किसके साथ में, x के साथ में, तो देखिएगा dv/dx करने पर ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी -2n बीटा, और ये हो जाएगा x की पावर -2n पावर कम होती है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। हमको पता है a बराबर क्या होता है v डॉट dv/dx। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू क्या आती है बीटा x की पावर -2n ये, और dv/dx की वैल्यू -2n बीटा x की पावर -2n -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो -2n बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा x की पावर -4n -1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये फाइनल आंसर आएगा। ये दोनों जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के किए होंगे। आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान निकालने का। धन्यवाद, थैंक यू।